नमस्कार। आज हम उन स्रोतों की गहराई में उतर रहे हैं जो मेरठ के एक बेहद परेशान करने वाले मामले से जुड़े हैं। इसे मीडिया ने ड्रम केस का नाम दिया है। ये स्रोत, जिनमें कई समाचार रिपोर्टें और पुलिस ब्रीफिंग के सारांश शामिल हैं, मुस्कान रस्तोगी और उनके पति पूर्व मर्चेंट नेवी अफसर सौरभ राजपूत के इर्द गिर्द घूमते हैं। हमारा आज का मकसद है इन साझा की गई सामग्रियों से सबसे महत्वपूर्ण जानकारियों को निकालना, मुख्य विश्लेषण और शायद कुछ कम स्पष्ट पहलू भी उनको सामने लाना। मामला अपने आप में काफी सनसनीखेज है ना? हाँ, खासकर जिस तरह से शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की गई। हाँ बिल्कुल। ये स्रोत एक ऐसी तस्वीर पेश करते हैं जो अपराध की गंभीरता और उसके बाद की जांच की जटिलता दोनों को उजागर करती है। अच्छा। विभिन्न समाचार पत्रों जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, टेलीग्राफ इंडिया, द ट्रिब्यून और कुछ ऑनलाइन पोर्टल्स की रिपोर्ट्स के आधार पर हम आज कोशिश करेंगे इस मामले की परतें खोलने की। ठीक है, फोकस रहेगा घटनाओं के क्रम को समझने पर, जांच में क्या मुख्य बातें सामने आई, पुलिस ने मकसद क्या बताया और इन स्रोतों से ये क्यों जाहिर होता है कि इस केस ने इतना ध्यान खींचा। चलिए फिर सीधे घटना पर ही आते हैं। इन स्रोतों के अनुसार ये सब कब और कैसे शुरू हुआ? बुनियादी तथ्य क्या हैं जो इन रिपोर्ट्स में बार बार सामने आते हैं? देखिए, लगभग सभी स्रोत इस बात पर सहमत हैं कि घटना 4 मार्च 2025 की रात को हुई थी। 4 मार्च, ठीक है। मेरठ के इंदिरानगर इलाके में एक किराए के मकान में पीड़ित थे सौरभ राजपूत, जिनकी पृष्ठभूमि मर्चेंट नेवी अफसर के तौर पर बताई गई है। और मुख्य आरोपी उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उनका कथित प्रेमी साहिल शुक्ला हैं। ये जो बुनियादी तथ्य हैं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया और टेलीग्राफ इंडिया जैसी प्रमुख रिपोर्ट्स में स्पष्ट रूप से बताए गए हैं। और अपराध को अंजाम देने का तरीका, टेलीग्राफ इंडिया की रिपोर्ट में जो विवरण दिया गया है वो काफी भयानक है। क्या अन्य स्रोत भी इसी तरह के विवरण देते? हाँ, कई स्रोतों में समान विवरण मिलते हैं। हालांकि शब्दों का चुनाव थोड़ा अलग हो सकता है, पर मूल आरोप यही है कि पहले सौरभ को कथित तौर पर नशीला पदार्थ दिया गया, जिससे वो बेसुध हो गए। इसके बाद चाकू से हत्या की गई और फिर जो इस मामले को और भी विभत्स बनाता है वो है शव के साथ किया गया बर्ताव। हाँ। आरोप है कि शव के टुकड़े किए गए, खास तौर पर सिर और हाथ अलग करने का जिक्र टेलीग्राफ की रिपोर्ट में है। और फिर इन अवशेषों को ठिकाने लगाने के लिए एक बड़े नीले प्लास्टिक के ड्रम में डाला गया और उसे सीमेंट से भर दिया गया। हाँ, सीमेंट से भरा ड्रम। ये अपराध को छिपाने की एक बहुत सोची समझी और कहना चाहिए क्रूर कोशिश लगती है। इन स्रोतों में क्या इस बात का कोई संकेत है कि ऐसा क्यों किया गया होगा? सिर्फ छिपाने के लिए या कोई और वजह भी? रिपोर्ट सीधे तौर पर किसी और मकसद का जिक्र नहीं करती, सिवाय इसके कि ये शव को पूरी तरह से गायब करने और दुर्गंध जैसी चीजों को दबाने की कोशिश थी। अपराध मनोविज्ञान में अगर देखें तो शव को नष्ट करने या विकृत करने के पीछे अक्सर पहचान मिटाने और सबूत खत्म करने का इरादा होता है। सही। सीमेंट का इस्तेमाल वो इसी का एक चरम रूप है। ये दिखाता है कि आरोपी शायद किसी भी कीमत पर पकड़े जाने से बचना चाहते थे, जैसा कि इन रिपोर्ट से अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन ये छिपाने की कोशिश नाकाम रही। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में जिस तरह से इस राज के खुलने का जिक्र है वो तो किसी फिल्म के सीन जैसा लगता है। क्या आप उस पर थोड़ी और रोशनी डाल सकती हैं, जैसा इन स्रोतों में बताया गया है? बिल्कुल। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट इस खुलासे को काफी नाटकीय ढंग से पेश करती है। कहानी ये है कि कुछ मजदूर घर से सामान शिफ्ट करने या हटाने के लिए बुलाए गए थे। अच्छा। जब उन्होंने उस नीले ड्रम को हटाने की कोशिश की तो उसका वजन असामान्य रूप से बहुत ज्यादा था। हाँ, सीमेंट की वजह से होगा। हाँ, और साथ ही उससे तेज दुर्गंध भी आ रही थी। इसने मजदूरों को शक में डाल दिया। और फिर वो बच्ची वाली बात। हाँ, इसी उहापोह के बीच रिपोर्ट के अनुसार एक मजदूर ने दंपति की छोटी बेटी को कथित तौर पर ये कहते सुना, पापा ड्रम में है। पापा ड्रम में है, ये सुनने में ही कितना भयावह है। एक बच्ची के मुंह से निकले ये शब्द। इन स्रोतों में इस बयान के महत्व पर क्या कहा गया है? यहाँ ये आकस्मिक खुलासा ये बेहद महत्वपूर्ण बन जाता है। पहली बात तो ये कि अगर वो मजदूर उस वक्त वहाँ ना होते या ड्रम के वजन और गंध पर ध्यान न देते या बच्ची की बात को अनसुना कर देते, हाँ, या बच्ची की बात को गंभीरता से न लेते, तो शायद ये मामला खुलने में और वक्त लगता। दूसरी बात, जैसा कि कुछ कानूनी विश्लेषकों का मानना है, हालांकि सीधे इन रिपोर्ट्स में नहीं पर ऐसे मामलों के संदर्भ में कहा जा सकता है कि बच्ची का ये बयान अगर अदालत में साबित हो पाता है तो एक बेहद भावनात्मक और महत्वपूर्ण गवाही बन सकता है।
हालांकि ये भी सच है कि एक छोटे बच्चे की गवाही की कानूनी स्वीकार्यता और प्रक्रिया काफी जटिल होती है। बिल्कुल। फिर भी जांच शुरू करने के लिए ये एक बड़ी कड़ी साबित हुई, जैसा कि रिपोर्ट से इशारा करती हैं। तो इस खुलासे के बाद पुलिस की जांच शुरू हुई। आरोपियों मतलब मुस्कान और साहिल, उनकी गिरफ्तारी कैसे हुई? टेलीग्राफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक वो कहीं चले गए थे, भाग गए थे। हाँ, टेलीग्राफ इंडिया और संभवतः अन्य स्रोतों में भी ये बात है कि घटना के बाद मुस्कान और साहिल कथित तौर पर मेरठ छोड़कर हिमाचल प्रदेश चले गए थे। वो हिमाचल? जी, इसे फरार होने की कोशिश के तौर पर देखा गया। पुलिस ने उन्हें ट्रैक किया और 18 मार्च 2025 को, यानी घटना के लगभग 2 हफ्ते बाद, गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद मामला तेजी से आगे बढ़ा होगा। जांच और चार्जशीट के बारे में इन स्रोतों से क्या जानकारी मिलती है? द ट्रिब्यून और टाइम्स ऑफ इंडिया ने 1000 पन्नों की चार्जशीट का जिक्र किया है। ये तो काफी विस्तृत लगता है। तारीख के करीब 2 महीने बाद मेरठ पुलिस ने अदालत में 1000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। ये आंकड़ा अपने आप में जांच की गंभीरता और विस्तार को दिखाता है। सही कहा। टाइम्स ऑफ इंडिया और द ट्रिब्यून की रिपोर्ट्स के अनुसार इस चार्जशीट का आधार कई तरह के सबूत हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, जिनके विशिष्ट विवरण इन समाचारों में कम है। हाँ, वो डिटेल्स तो शायद कोर्ट में ही आएंगे। बिल्कुल। फिर घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज, मुस्कान और साहिल के बीच के कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स यानी सीडीआर्स तो आजकल बहुत अहम होते हैं ऐसे केस में। हाँ, बहुत। और लगभग 34 गवाहों के बयान, ये सब मिलकर पुलिस के केस को मजबूती देने के लिए पेश किए गए हैं। इन सबूतों में से क्या स्रोत किसी खास सबूत पर ज्यादा जोर देते दिखते हैं? जैसे आपने कहा कॉल लॉग्स या सीसीटीवी। और सबसे बड़ा सवाल, मकसद क्या बताया गया है? क्योंकि शुरुआती रिपोर्ट्स में कुछ भ्रम सा था, जैसे वो तंत्र मंत्र वाली बात। हाँ, मकसद वाला बिंदु इन स्रोतों में काफी चर्चा में रहा है। देखिए, पुलिस ने अपनी चार्जशीट में, जैसा कि द ट्रिब्यून और टाइम्स ऑफ इंडिया स्पष्ट रूप से बताते हैं, हत्या का मकसद मुस्कान और साहिल के बीच का कथित प्रेम प्रसंग बताया है। अच्छा। पुलिस थ्योरी के अनुसार सौरभ राजपूत उनके इस रिश्ते के बीच आ रहे थे, मतलब एक रुकावट थे, इसलिए उन्हें रास्ते से हटाने के लिए यह हत्या की गई। तो मतलब पुलिस का स्टैंड एकदम क्लियर है इस पे। हाँ, अब आते हैं उस भ्रम पर। कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स और खास तौर पर जैसा कि ई पेपर के हवाले से कुछ स्रोत बताते हैं, सौरभ के परिवार ने आरोप लगाए थे कि मुस्कान और साहिल तंत्र मंत्र या काले जादू जैसी गतिविधियों में लिप्त थे। हाँ, मैंने भी पढ़ा था ये। और शायद हत्या का संबंध इससे हो सकता है, लेकिन पुलिस ने अपनी जांच और चार्जशीट में इस एंगल को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। newsindiaofficial.com की रिपोर्ट भी इस बात की पुष्टि करती है कि पुलिस के अनुसार हत्या का काले जादू से कोई लेना देना नहीं है। ये दिलचस्प है कि कैसे 2 अलग-अलग नैरेटिव सामने आए। एक परिवार का जो शायद अपराध को किसी बाहरी या अप्राकृतिक प्रभाव से जोड़ना चाहता था, हो सकता है, और दूसरा पुलिस का जो पूरी तरह से मानवीय रिश्तों और साजिश पर केंद्रित है। पुलिस का इस पर इतना स्पष्ट रुख क्यों रहा होगा? क्या स्रोत कोई संकेत देते हैं? स्रोत सीधे तौर पर पुलिस की सोच का विश्लेषण तो नहीं करते, लेकिन चार्जशीट में शामिल सबूतों को देखकर, जैसे कॉल लॉग्स, सीसीटीवी, गवाह, ये अनुमान लगाया जा सकता है कि पुलिस के पास प्रेम प्रसंग और साजिश वाली थ्योरी को साबित करने के लिए ज्यादा ठोस, परिस्थितिजन्य और डिजिटल सबूत थे। मतलब फैक्ट्स पर आधारित थ्योरी। हाँ, तंत्र मंत्र जैसी बातों को साबित करना अक्सर मुश्किल होता है, और शायद पुलिस को जांच में ऐसा कोई पुख्ता लिंक नहीं मिला होगा, इसलिए उन्होंने तथ्यों पर आधारित मकसद पर जोर दिया। और एक और चौंकाने वाली बात जो द ट्रिब्यून की रिपोर्ट में सामने आई कि ये हत्या अचानक नहीं हुई, बल्कि इसकी योजना महीनों पहले से बन रही थी, नवंबर 2023 से। ये तो पूरे मामले को और भी ज्यादा संगीन बना देता है। बिल्कुल, ये जानकारी कि कथित तौर पर नवंबर 2023 से ही मुस्कान ने हत्या की योजना बनानी शुरू कर दी थी, इस अपराध के चरित्र को पूरी तरह बदल देती है। मतलब ये कोई हीट ऑफ द मोमेंट वाला क्राइम नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इससे आवेश में की गई हत्या यानी क्राइम ऑफ पैशन के बजाय एक ठंडे दिमाग से रची गई साजिश, प्रीमेडिटेटेड मर्डर की श्रेणी में ले जाती है। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि आरोपी ने लगभग 4 महीने तक इस योजना पर काम किया। ये बात कानूनी तौर पर भी बहुत गंभीर है और सजा पर इसका गहरा असर पड़ सकता है। इन स्रोतों में इस तथ्य को प्रमुखता से उजागर किया गया है, जो दिखाता है कि जांच एजेंसियां इसे कितना महत्वपूर्ण मान रही हैं। नवंबर 2023 से मार्च 2025, ये एक लंबा वक्त है। क्या स्रोत इस दौरान क्या हुआ इस पर कुछ बताते,
या सिर्फ योजना की शुरुआत का जिक्र है? और सौरभ और मुस्कान के पारिवारिक जीवन के बारे में क्या जानकारी सामने आई है? टाइम्स ऑफ इंडिया ने उनकी शादी और बेटी का जिक्र किया था। देखिए, स्रोत नवंबर 2023 से मार्च 2025 के बीच की घटनाओं का विस्तृत ब्यौरा तो नहीं देते, सिवाय इसके कि योजना इस दौरान बन रही थी। शायद कॉल लॉग्स या गवाहों के बयानों में इसके कुछ संकेत मिले हों, जिनका जिक्र चार्जशीट में हो सकता है, पर वो जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिपोर्ट्स में नहीं है। अच्छा। जहां तक पारिवारिक पृष्ठभूमि का सवाल है, टाइम्स ऑफ इंडिया और अन्य स्रोतों से पता चलता है कि सौरभ और मुस्कान की शादी 2016 में हुई थी। ओके, 2016 में। हाँ, और उनकी एक बेटी भी है। एक महत्वपूर्ण बात ये भी सामने आई कि शादी के कुछ समय बाद सौरभ अपने परिवार से, मतलब माता पिता आदि से अलग होकर मुस्कान और बेटी के साथ इस किराड़े के मकान में रहने लगे थे। परिवार से अलग रहना, क्या स्रोत इसे किसी पारिवारिक कला से जोड़ते हैं या सिर्फ एक तथ्य के तौर पर बताते हैं? रिपोर्ट्स इसे मुख्यतः एक तथ्य के तौर पर प्रस्तुत करती हैं। हालांकि ये पाठक या विश्लेषक के लिए अटकलों का द्वार खोलता है कि क्या अलग रहने का फैसला आपसी सहमति से था या किसी तनाव का नतीजा था। हाँ, ये सवाल तो उठता है। लेकिन पुलिस की जो मकसद वाली थ्योरी है, प्रेम प्रसंग वाली, उसको देखते हुए इसे सीधे तौर पर हत्या के कारण के रूप में पेश नहीं किया गया है, बल्कि ये उनके जीवन की परिस्थितियों का एक हिस्सा है। ये दिखाता है कि उनका जीवन शायद उतना सामान्य नहीं था जितना बाहर से दिखता हो। तो अब इस मामले की वर्तमान कानूनी स्थिति क्या है? स्रोत क्या बताते हैं? जमानत याचिकाएं खारिज होने और मुस्कान के गर्भवती होने की भी खबरें थी। हाँ, मामला अब पूरी तरह से न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है। जैसा कि द ट्रिब्यून और newsindiaofficial.com की रिपोर्ट्स बताती हैं, चार्जशीट दाखिल होने के बाद दोनों मुख्य आरोपियों मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला की जमानत याचिकाएं अदालत ने खारिज कर दी हैं। अच्छा, बेल रिजेक्ट हो गई है। जी, इसका मतलब है कि मुकदमे के दौरान उनके जेल में ही रहने की संभावना है। ये भी पुष्टि हुई है कि मुस्कान रस्तोगी गर्भवती हैं और उन्हें मेरठ की महिला बैरक में न्यायिक हिरासत में रखा गया है। अब आगे अदालत में मुकदमा चलेगा, जहां अभियोजन पक्ष अपने जुटाए सबूतों, फोरेंसिक डिजिटल गवाहों के बयान को पेश करेगा और बचाव पक्ष अपना पक्ष रखेगा। और फोरेंसिक और डिजिटल सबूतों की भूमिका वो कितनी महत्वपूर्ण मानी जा रही है इन स्रोतों में? बहुत ज्यादा, खासकर ऐसे मामले में जहां शव को नष्ट करने की इतनी कोशिश की गई हो। फोरेंसिक जांच जैसे डीएनए मिलान, अगर खून के धब्बे मिले हों, उंगलियों के निशान, हत्या में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी और उस पर निशान, ये सब बहुत क्रिटिकल होता है। हाँ, और डिजिटल सबूत, कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन डेटा, सीसीटीवी फुटेज में गतिविधियों का समय, ये अक्सर निर्णायक साबित होते हैं। स्रोत बताते हैं कि चार्जशीट में इन पर काफी भरोसा किया गया है, जो दिखाता है कि जांच एजेंसियों के लिए ये कितने अहम हैं। ये आधुनिक अपराध जांच का एक स्पष्ट उदाहरण है। इस पूरे मामले का समाज पर क्या असर पड़ा है? ये सिर्फ एक और अपराध की खबर बनकर रह गया है या इसने लोगों को ज्यादा झकझोरा? टाइम्स ऑफ इंडिया ने पीड़ित परिवार की प्रतिक्रिया का जिक्र किया था। निश्चित रूप से ये सिर्फ एक और खबर नहीं है। इन स्रोतों को पढ़ने से साफ पता चलता है कि मामले के भयानक और विभत्स पहलुओं ने, खासकर वो शव को ड्रम में सीमेंट में डालने की क्रूरता, समाज में गहरा सदमा और गुस्सा पैदा किया है। हाँ, ये कल्पना करना भी मुश्किल है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में पीड़ित सौरभ राजपूत के परिवार द्वारा आरोपियों के लिए मौत की सजा की मांग का उल्लेख है, जो जनभावना के गुस्से को दर्शाता है। ऐसे अपराध अक्सर लोगों को रिश्तों की सुरक्षा और मानवीय क्रूरता की हदों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो इन सभी स्रोतों को खंगालने के बाद हम क्या मुख्य निष्कर्ष निकाल सकते हैं? ये मामला हमें क्या दिखाता है? कई चीजें दिखाता है। पहला ये कि रिश्तों के अंदर पनपने वाले तनाव और धोखे के कितने भयावह परिणाम हो सकते हैं, इसका एक चरम उदाहरण पेश करता है। दूसरा, ये दिखाता है कि अपराध कितना भी शातिराना क्यों ना हो, आधुनिक जांच तकनीक, फोरेंसिक साइंस, डिजिटल फुटप्रिंट एनालिसिस और पारंपरिक गवाहों के बयान मिलकर सच को सामने लाने में सक्षम हैं। सही कहा। तीसरा, ये समाज में अपराध के प्रति सनसनी और मीडिया कवरेज के प्रभाव को भी रेखांकित करता है। जिन मामलों में विभत्सता का पुट होता है, वे अक्सर ज्यादा ध्यान खींचते हैं, जैसा कि इन रिपोर्ट्स के कवरेज पैटर्न से भी जाहिर होता है। हाँ, मीडिया का ध्यान खींचने वाला पहलू भी महत्वपूर्ण है। कैसे किसी कहानी को सुनाया जाता है, ये भी धारणा बनाने में भूमिका निभाता है।
अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो इन स्रोतों से ये भी उभरता है कि कैसे एक अपराध की कहानी अलग-अलग किरदारों जैसे पुलिस, परिवार, मीडिया द्वारा अलग-अलग तरह से फ्रेम की जा सकती है। बिल्कुल। मकसद पर वो जो विरोधाभासी विचार आए, प्रेम प्रसंग बनाम तंत्र मंत्र, वो इसी का एक उदाहरण है। ये दिखाता है कि सच तक पहुंचना अक्सर कई परतों को हटाने जैसा होता है। चलिए आज की इस बातचीत के मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में समेटते हैं। हमने मेरठ के सनसनीखेज ड्रम केस पर आधारित विभिन्न स्रोतों का विश्लेषण किया। मामला पूर्व मर्चेंट नेवी अफसर सौरभ राजपूत की हत्या से जुड़ा है, जिसमें आरोप उनकी पत्नी मुस्कान रुस्तोगी और कथित प्रेमी साहिल शुक्ला पर है। जी। स्रोतों में घटना के भयानक विवरण, जैसे शव को छत विक्षत कर सीमेंट के ड्रम में छिपाने का जिक्र है। हमने देखा कि पुलिस ने 1000 पन्नों की चार्जशीट में प्रेम प्रसंग को मकसद बताया है, तंत्र मंत्र के एंगल को खारिज करते हुए। हाँ। और ये भी कि हत्या की योजना कथित तौर पर नवंबर 2023 से बन रही थी। फिलहाल मामला अदालत में है, जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं और फोरेंसिक व डिजिटल सबूत बेहद अहम माने जा रहे हैं। बिल्कुल। इन स्रोतों से ये भी साफ है कि इस केस ने समाज में काफी रोष पैदा किया है और रिश्तों की जटिलताओं व अपराध जांच पर कई सवाल खड़े किए हैं। इन सभी स्रोतों और विवरणों पर विचार करने के बाद एक सवाल जो अनुत्तरित सा लगता है या शायद और गहराई से सोचने पर मजबूर करता है, वो ये है, पुलिस ने मकसद को भले ही प्रेम प्रसंग के तौर पर स्थापित किया हो और सबूत भी उसी ओर इशारा करते दिखते हो, लेकिन क्या ये पूरी कहानी है? मतलब द ट्रिब्यून द्वारा उजागर की गई वो महीनों लंबी योजना और अपराध की चरम विभत्सता, क्या ये सिर्फ रास्ते का कांटा हटाने की जरूरत से पूरी तरह समझाई जा सकती है? स्रोत हमें तथ्यों और पुलिस के निष्कर्षों से तो अवगत कराते हैं, पर मानवीय व्यवहार की उन गहराइयों के बारे में सोचने को छोड़ जाते हैं जो शायद किसी चार्जशीट या समाचार रिपोर्ट में पूरी तरह कभी दर्ज न हो पाए। सही कहा। ये हमें याद दिलाता है कि हर अपराध के पीछे की कहानी अक्सर सतह पर दिखने वाले कारणों से कहीं ज्यादा जटिल हो सकती है। वाकई ये सोचने वाली बात है कि सतह के नीचे और कितनी परतें हो सकती हैं। आज की इस गहन पड़ताल में इतना ही।